Data dictionary views are again very important for loss of objects available in schema. तो schema में जितने भी objects हैं उनके लिए data dictionary views important है. हमारे पास मोस्टली जो काम किया जाता है ऑब्जेक्ट्स के ऊपर वो व्यूज़, टेबल्स या सीक्वेंसेस वगैरह पे होता है. तो इसलिए हमने एक सिलेक्टिव मॉड्यूल इसके लिए एडजस्ट किया है कि इनके लिए हम कौन कौन से ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं डाटा डिक्शनरी व्यूज़ के लिए. 3 टाइप्स ऑफ व्यूज़ हम करेंगे. डिस्प्ले व्यूज़ की ऑप्शन हमारे पास होगी. डाटा डिक्शनरी व्यूज़ फॉर सिनोनिम, फॉर व्यूज़ एंड फॉर सीक्वेंसेस किस तरह मैनेज होंगे. अगेन हमारे पास 3 कैटेगरीज ऑफ व्यूज़ हैं. DBA, यूज़र लेवल और ऑल लेवल्स हैं. तो तीनों लेवल्स को हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं. डिपेंड करता है कि हमारी उस वक्त कौन सी जॉब और टास्क मैनेज हो रही है. अगर हम DBA हैं तो DBA पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको कर सकते हैं. DBA जो वो ऑल ऑप्शंस को भी यूज़ कर सकता है. और अगर यूज़र उसको एक्सेस दे देता है DBA को तो DBA एज ए यूज़र भी मैनेज कर सकता है. SQL स्टेटमेंट फॉर extracting data dictionary views for tables, for sequences and for हमारे पास जैसे synonyms हैं उसके लिए भी आप कर सकते हैं. तो हम लिखेंगे where table name like percentage synonym percentage लिखेंगे, या फिर हम percentage view लिख सकते हैं. इसी तरीके percentage enclose के साथ हम SEQ भी कर सकते हैं. तो तीनों में से आप तीनों यूज़ कर लें या आप एक एक करके आप अपने डाटा डिक्शनरी व्यूज़ को देख सकते हैं. इसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसे डाटा डिक्शनरी व्यूज़ हैं जो उनके नेमिंग कन्वेंशंस डिफरेंट है, यानी वो उनके नाम स्कीमा के ऑब्जेक्ट के नाम से मिलते जुलते नहीं हैं. ये कुछ एडिशनल होते हैं जो कि प्रैक्टिस के साथ आपको याद हो जाते हैं या आप उनको बार बार इस्तेमाल करने से आपको पता लग जाता है. तो हमारे पास 3 हैं. DBA अपडेटेबल कॉलम्स है, ऑल अंडरस्कोर अपडेटेबल कॉलम्स और यूज़र अंडरस्कोर अपडेटेबल कॉलम्स. तो ये जो नाम है ये थोड़े से डिफरेंट है. ये कुछ होते हैं इस तरीके से डाटा डिक्शनरी व्यूज़. जैसे DBA अंडरस्कोर सेगमेंट्स है वो टेबल्स के बारे में इंफॉर्मेशन भी देता है, तो लेकिन उसके नाम में टेबल या टैब का लफ्ज़ नहीं आता. तो मोस्टली में तो कन्वीनियंट नेम्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन कुछ में नहीं होते. लेकिन वो काफ़ी यूनिवर्सल या जेनेरिक टाइप के होते हैं. बार बार यूज़ करने से या डॉक्यूमेंटेशन कंसर्न करने से हमें इन चीज़ों का पता लग जाता है. वॉल्यूम यूज कैन बी यूज फॉर दिस सिनोनिम. जिस तरह मैंने कहा है कि आप सिनोनिम के लिए आप कर सकते हैं सिलेक्ट ऑब्जेक्ट नेम ऑब्जेक्ट टाइप फ्रॉम यूजर अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट, और फिर हम लिखते हैं सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टैब. तो टैब के थ्रू भी आप इसको मैनेज कर सकते हैं. तो जब हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास ये टेबल्स आने चाहिए, और ये सिनोनिम किसने बनाए हैं, कौन ओनर है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है. क्योंकि अगर दूसरा यूज़र जो ओनर नहीं है उसको यूज़ कर रहा है तो उसको शायद वो नज़र आ रहा हो कि ये हो सकता है टेबल हो, लेकिन जब आप उसको डाटा डिक्शनरी व्यू के थ्रू सर्च करते हैं और कंडीशंस अप्लाई करके देखते हैं. अब इस वक्त हमारे पास थोड़े से सिनोनिम में हमने वेयर कंडीशन अप्लाई नहीं की है, वरना वेयर कंडीशन भी अप्लाई की जा सकती है. तो हमने एक सिनोनिम अभी थोड़ी देर पहले बनाया था सिन EMP के नाम से. यूज़र उसका जो है वो स्कॉट है और उसका बेस टेबल जो है वो EMP है. इसी तरीके से सीक्वेंस जब क्रिएट की जाती है तो हम एक सीक्वेंस की कमांड रन करते हैं. अभी हमने कुछ देर पहले इसको स्टडी किया है. तो ये कमांड है जिससे सीक्वेंस बनती है, लेकिन इसको हम डाटा डिक्शनरी व्यू के थ्रू कैसे एक्सप्लोर करेंगे. इसके लिए भी स्टेटमेंट वही है, यूज़र अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट्स यूज़ करेंगे अगर आप नॉर्मल यूज़र हैं, वरना ऑल या DBA यूज़र आप यूज़ कर सकते हैं. तो इसके वेयर क्लास में आप सीक्वेंस लिखेंगे सिंगल कोटेशन के अंदर, कैप्स के अंदर. केस सेंसिटिव इशू है, इसको ख़ास तौर पे आपने ध्यान से लिखना है, क्योंकि अगर आप लोअर केस में लिखेंगे तो ये आपको डाटा रिजल्ट नहीं शो करेगी. अगेन इसको जब आप रन करेंगे या कुछ इन्फॉर्मेशन सीक्वेंस के बारे में लेना चाहते हैं, सीक्वेंस तो बन चुकी है, उसका स्क्रिप्ट आपके पास किसी वजह से नहीं है या किसी ने उसको अल्टर कर दिया, स्क्रिप्ट को अपडेट नहीं किया, लेकिन आप देखना चाहते हैं कि करंटली स्कीमा के अंदर उसका क्या स्टेटस है. तो उसके लिए आप फ्लैग देखना चाहते हैं, कैश वैल्यूज़ की देखना चाहते हैं, लास्ट नंबर को देखना चाहते हैं क्या नंबर है. तो ये सीक्वेंस नेम और उसके साथ ये पैरामीटर्स आएंगे. इसका मतलब ये सीक्वेंस जनरेट हुई है और ये इसके पर्टिकुलरली पैरामीटर्स हैं जिस पे ये बनी है. ग्रांट आप करेंगे जी व्यू को स्कॉट आप लिखेंगे ग्रांट क्रिएट व्यू टू स्कॉट, यानी स्कॉट जो है वो व्यू बनाए अगर वो उसके पास ग्रांट नहीं है. उसके बाद आप ग्रांट क्रिएट व्यू का नाम दें और कोई भी एक व्यू सैंपल बना सकते हैं आप
जिस तरह हमने ये बनाया है। इसके बाद आप इस व्यू की इंफॉर्मेशंस को देखना चाहते हैं डेटाबेस में कहाँ रखा हुआ है ये व्यू, यानी व्यू बन चुका है, आप इसको डिस्प्ले करना चाहते हैं। जैसे हमने कहा टेबल बन चुका है, आप उसको डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो टेबल को डिस्प्ले करने के लिए आप डिस्क्राइब करके करते हैं, उसके कॉलम आपको नज़र आते हैं। फिर उसके कंस्ट्रेंट्स देखने के लिए आप टेबल्स के यूज़र अंडरस्कोर कंस्ट्रेंट्स डाटा डिक्शनरी व्यू को थ्रू देखते हैं। टेबल्स में कंस्ट्रेंट होते हैं, कॉलम्स होते हैं, और इसी तरीके से कुछ एडिशनल कंस्ट्रेंट्स भी होते हैं, वो भी डिस्क्राइब से आपको मिल सकते हैं। इसी फॉर्म में अगर आपको फर्दर कुछ इन्फॉर्मेशन टेबल्स की चाहिए, ज़ाहिर है आप टैब के नाम से आप डाटा डिक्शनरी व्यू सर्च करेंगे और उसके बेसिस पे और इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल सकती है। इस फॉर्म में हम व्यू हमने बना लिया है, हम चाहते हैं कि जो हमने व्यू बनाया था वो एक्चुअली व्यू की शेप क्या है, वो क्वेरी सेव जो हुई है वो कौन सी क्वेरी है। तो हम लिखेंगे सिलेक्ट व्यू नेम कॉमा टेक्स्ट फ्रॉम यूजर अंडरस्कोर व्यू। तो इस वक्त हमारे पास एक ही व्यू बना हुआ है, अगर बहुत सारे व्यू बने हो तो अच्छी बात है कि आप इसकी वेयर कंडीशन डिफाइन करें, साथ इसको लिखें क्लास को, और फिर उसके बाद इसको रन करें तो आपके पास कोरस्पॉन्डिंग जो व्यू आप देखना चाहते हैं उसकी जो स्टोर्ड क्वेरी होगी वो आपको इस डाटा डिक्शनरी व्यू के थ्रू नज़र आ जाएगी।